हेलो क्लास, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. Even though Mendel has talked about inheritable factors influencing phenotype, Darwin's either ignored these observations or kept silent. मेंडल भाई साहब ने कुछ बातें कही थी इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, लेकिन डार्विन ने उस बात को या तो जाना नहीं या जानने की कोशिश नहीं करी या उस चुपचाप बराबर ठीक है यार मैं अपना काम करता हूँ, उसे चल कुछ कहने दो, खामा मैं कुछ बात कहूँ वो कुछ बात के लड़ाई झगड़ा हो जाए, छोड़ो बात को. ये लाइन क्यों लिखी गई है पता नहीं, बट लिखी गई है. ओके, इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो भाई साहब ने क्या किया, बेस्ड ऑन हिज वर्क्स ऑन इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर जो कि एक फ्लावर है, ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन. ह्यूगो भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे. उन्होंने इस बात को कहा म्यूटेशन होता है. द लार्ज डिफरेंस अराइजेस सडनली इन द पॉपुलेशन. वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्राइम रोज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एक्सपेरिमेंट करते पता चला उन्होंने यार जब मैंने प्राइम रोज 1 और प्राइम रोज 2 यानी दो अलग अलग चीज़ों को क्रॉस कराया तो एक नई प्रजाति बनी जो हमारी क्या थी, प्राइम रोज 3 बन गई. समझ रहे हो बात को. नाउ ही बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉज एवोल्यूशन. उन्होंने भाई साहब ने कहा इट इज म्यूटेशन विच कॉज एवोल्यूशन. ये म्यूटेशन है जो एवोल्यूशन करता है. दिस इज म्यूटेशन विच कॉज एवोल्यूशन, नॉट द माइनर वेरिएशन. ये म्यूटेशन है जो एवोल्यूशन कर रहा है, माइनर वेरिएशन या इनएविटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट. उन्होंने कहा कि यार ये हेरिडिटरी नहीं है, ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो क्रॉस करके हों चाहे वो कुछ और करके हों. तो क्या है, उन्होंने कुछ चेंजेस आ रहे हैं यार, ये माइनर वेरिएशन नहीं है, ये चेंजेस हैं, ये सडन चेंजेस आ रहे हैं जो कि इवोल्यूशन लेके आ रहे हैं. ये इन भाई साहब ने बात कह दी. तो ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन आ गया आपका, ह्यूगो ने क्या कहा था, ये ह्यूगो का क्या प्रोजेक्शन था, या ये लाइन लिख देगा म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन किसने कहा था. नाम बहुत है इसमें. द म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस while Darwin variations are smaller and directional. क्या मतलब है यहाँ पे ये मतलब है कि म्यूटेशन आर रैंडमली है. क्या मतलब है, अगर मैं बात करूँ मेरे पास एक रेड कलर का फ्लावर है, इसके अंदर म्यूटेशन आया, ये आपका बन गया पिंक, फिर म्यूटेशन आया ये बन गया आपका वाइट. ये डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया. लेकिन डायरेक्शनलेस क्या हुआ कुछ नहीं पता. रेड आया, फिर पिंक आ गया, फिर रेड आ गया, फिर पिंक आ गया, फिर वाइट आ गया, वाइट के बाद फिर रेड आ गया. तो रैंडम प्रोसेस है, कुछ नहीं पता, ठीक है, ये कुछ नहीं पता. डायरेक्शनलेस और रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है कोई भी डायरेक्शन में. ये किसने कहा था, म्यूटेशन. किसने कहा था, ह्यूगो ने. वाइल डार्विनिज्म ने कहा था कि वेरिएशन जो होता है वो छोटा होता है और डायरेक्शनल होता है, यानी कि धीमे धीमे करके एवोल्यूशन होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा. यानी पूंछ जो है वो खत्म हुई, उसके बाद वो खत्म हो गई, दोबारा नहीं आई वो. मेक सेंस. तो ये दोबारा नहीं आई, एक बार खत्म हो गई तो वो खत्म हो गई. नाउ एवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल वाइल ह्यूगो की बात करें, बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड साल्टेशन. तो साल्टेशन मतलब क्या है, सिंगल स्टेप लास्ट म्यूटेशन. यानी कि कोई चीज यहां से ए से बी बनी, उसमें एकदम से चेंज आ गया, सडन चेंज आया, बड़ा चेंज आया, ठीक है, सडन चेंज आया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. एक ही स्टेप में बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ गया, ठीक है. तो according to the Hugo, species are not formed by continuous variation but by a sudden appearance of the variation which cause as mutation. यानी कि धीमे धीमे नहीं आया. डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने कहा था एवोल्यूशन जो होता है इट्स ए स्मॉल एंड स्टेडी प्रोसेस, धीमे धीमे काम होता है. लेकिन ह्यूगो भाई साहब ने कहा ना, ये एकदम से चेंज आ जाएगा, ठीक है. जो अभी है, जो नया स्पीसीज बनी, मान लो स्पीसीज में पूंछ थी, अगले स्पीसीज में पूंछ खत्म हो गई, ऐसे मान के चलो. एक स्पीसीज मतलब आज जो पूंछ है उसका जो बच्चा बना उसे पूंछ खत्म हो गई. लेकिन डार्विन कहेगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ. मान लो 10 सेंटीमीटर की पूंछ थी तो वो पहले 8 होगी, उसके बाद वो 7 होगी, 5 होगी, 4 2 3 1 धीमे धीमे कर खत्म होगी. यू गेटिंग पॉइंट.
ठीक है, म्यूटेशन में क्या होगा, ठीक है भाई 10 सेंटीमीटर की पूंछ है, नेक्स्ट जनरेशन में पूंछ खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। उसके बाद एक चीज और कही इसने, डायरेक्शन नहीं है कोई भी, पूंछ खत्म हो गई, अगले में फिर पूंछ आ गई, यार ये क्या पता है, पूंछ खत्म फिर आ गई, पूंछ खत्म फिर आ गई। डार्विन ने क्या कहा था, पूंछ है धीमे धीमे खत्म हो जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन चल रहा है, वो दोबारा डायरेक्शनलेस नहीं है। ये क्या कह रहा था कि पूंछ जो थी वो आई गई गई आई, छोटी हो गई बड़ी हो गई, बड़ी हो गई छोटी हो गई, तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई सीक्वेंस नहीं था इसका। उसके बाद एक इक्वेशन आती है, हार्डलेस की इक्वेशन आती है। नाउ इन ए गिवन पॉपुलेशन, अगर किसी पॉपुलेशन की बात है तो ध्यान समझना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। इन ए गिवन पॉपुलेशन, एक किसी पॉपुलेशन की बात करें, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलीज और जीन और अ लोकाई। एक पूरी पॉपुलेशन में, अब एलीज क्या होती है पहले ये समझे। देखो एलीज की बात करें, जब हम क्रोमोसोम फैक्टर्स की बात करते हैं या जीन की बात करते हैं, जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है, आपको ये पता है डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाली बात। हैप्लॉयड क्या होता था हमारे पास, एक क्रोमोसोम, और डिप्लॉयड क्या होते थे हमारे पास, 2 क्रोमोसोम, जो कि एक पापा से एक मम्मी से आए हुए हैं। तो एलीज क्या होते हैं, जब हम कोई कैरेक्टर की बात करें, जेनेटिक्स में पढ़े इसके बारे में, जब हम कोई कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मान लो मेरे आई कलर का ये एन, एक ये एन, यानी कि पापा वाला, फादर वाला और ये मदर वाला। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर की बात करूँ, मान लो मैं इसकी बात करूँ, ये मेरा आई कलर हो गया, तो एक क्रोमोसोम पे आई कलर ये होगा, दूसरे क्रोमोसोम पे आई कलर ये होगा। तो क्या होता है, यही मिलके आपके एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके ही आपके एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आएगा। ओके, तो इसी तरह यहां पे देखें अब ना, ये पॉपुलेशन एलीज की बात करें, दीज आर एलीज और जीन्स और लोकाइस, यानी एक पूरी पॉपुलेशन में इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो जीन है वो कितनी बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ इस पूरे कमरे में मुझे रेड कलर के फ्लावर देखने हैं, मान लो गार्डन मान के चलो, आप किसी गार्डन में गए, बोले कि यार मुझे देखना है कि रेड कलर का जो फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, वहाँ मिक्स कलर के फ्लावर है, सारे रेड पिंक ब्लू सारे कलर के फ्लावर है, मुझे देखना है कि रेड कलर फ्लावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार वो आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, अच्छा एक फ्लावर आ गया, थोड़े आगे बढ़ूंगा, अच्छा एक और रेड मिल गया, फिर आगे बढ़ूंगा, तो मैं कहूँगा इतनी एरिया में मुझे 5 रेड फ्लावर मिले, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 5 हो गई फ्रीक्वेंसी। इसलिए जो प्रिंसिपल है उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में दे दिया गया, ठीक है। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट द जनरेशन, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, जीन एलीज की, ये फिक्स्ड रहती है एंड रिमेन्स इन द सेम थ्रू आउट जनरेशन, हर एक जनरेशन में ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब इन ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स द हार्डले प्रिंसिपल्स also known as Hartle-Webber equilibrium, Weinberg equilibrium model, theorem or law states that the alleles or genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influence। इसको चीज़ को ध्यान रखना, अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया, अब मेरी बात सही है, बात समझो बेटा, एवोल्यूशन होता क्यों है, जरूरत क्या है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन जो होती है जब नीड होता है, अगर कोई ज़रूरत है तभी तो एवोल्यूशन करेंगे हम, ज़रूरत भी क्या एवोल्यूशन करें, ये नहीं पॉइंट। एवोल्यूशन तभी होगा जब ज़रूरत होगी, अब ज़रूरत नहीं है तो एवोल्यूशन नहीं करेंगे हम, वही वाली बात है। अगर कोई ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है, अब देखो आप मान के चलो, अब आप जितने लोग हो घर में, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सब लोग, आप में से किसी को फार्मूला चलाना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फार्मूला चलाना सीखोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूरी करो, मान लो आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ पे आपको फार्मूला चलाया है आपने, गांव में गए कहीं पे गए, आपने फार्मूला चलाना सीखा, तो ज़रूरत होगी तभी तो एक बार फार्मूला चलाना सीख गए आप, तो आप सीख ही गए, अब तो आप सीख ही गए ना फार्मूला चलाना, तो वो सीख गए, इट इज़ योर एवोल्यूशन, यानी कि एक चेंज आया आपके अंदर, ठीक है। नाउ The principle says that the allele frequencies in a population are stable, ये जो एलीज होती हैं वो स्टेबल रहते हैं एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन में वो जो एलीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे,
इसकी इक्वेशन मान ली गई है। द जीन पूल, टोटल जीन एंड द एलील्स इन पॉपुलेशन। जीन पूल वर्ड ध्यान रखना है इसका, जीन पूल ये क्या होता है, टोटल जीन एंड द एलील्स इन द पॉपुलेशन। एक पूरी पॉपुलेशन में कितने जीन हैं और कितने जीन हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें और टोटल जीन की बात करें तो किसी भी चीज़ की जीन पूल क्या होगा कि वहाँ पे उस तरीके के जीन मैक्सिमम है। पूल मतलब यार वो स्विमिंग पूल, तो पूल कहते हैं ना, पूल में जाओ, पूल में क्या है, सबसे ज़्यादा पानी वहीं पे होता है ना। तो इसी तरह जब जीन पूल की बात करते हैं इसका मतलब सबसे ज़्यादा जीन वहीं पे ही हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, कैसे रहेंगे वो, कांस्टेंट रहेंगे। दिस कॉल दी जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम कहेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ कि जीन पूल में जो जीन थे वो कैसे हैं, इट इज़ बेसिकली योर कांस्टेंट। ये कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। चलिए जी, जीन पूल हो गया। आगे देखें अब इसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। बोर्ड में ऐसा सच नहीं आती, लेकिन आपके नीट वगैरह में क्वेश्चंस में आते हैं, बोर्ड में भी आता है इसके बारे में लिखने के थोड़ा सा। तो अगर बोर्ड में आता है तो ये इक्वेशन को ध्यान रखें। अब देखें, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं, बाहर वाले बच्चे घबराना मत, ठीक है। मैथ्स आगे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, परेशान मत हो। नाउ द सम टोटल ऑफ ऑल दी एलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। जितने भी एलिक फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कोई भी एलिस होंगी, ये देखो इस काम को करने का बस एक रीज़न है। हाँ, इससे सवाल क्या निकलते हैं, होमोजाइगोट कितने हैं और हेटेरोजाइगोट कितने हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है। इतनी बात है, इसलिए इसको हम निकाला जाता है। देखें जरा, इसका फॉर्मूला है, समझाता हूँ मैं। तो जब हम बात करते हैं जितने भी एलील्स हैं, टोटल एलील, चाहे वो होमो चाहे हेटेरो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। नाउ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी, क्यू एक्सेट्रा। अगर हम एक एक फ्रीक्वेंसी की बात करें, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू। इसको हम पी और क्यू की बात करें। मान लें इन ए डिप्लॉयड, अगर हम डिप्लॉयड की बात करें, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड एलील ए। क्या मतलब है, एक हमारे पास देखो ए है, एक हमारे पास स्मॉल है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या हो गया, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। स्मॉल ए क्या हो गया, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर में ये समझे, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जो दिखता है, ठीक है, जो अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे कि हम बात करें टॉल, 10th में पढ़ा होगा, टॉल एंड शॉर्ट। तो ये टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब ये टॉल यानी कि ये टॉल कैरेक्टर्स में आ गया। अगर मैं इसको ये लिख दूं तो भी कैसा रहेगा, टॉल ही रहेगा। तो भी कैसा रहेगा, ये टॉल ही रहेगा। तो ये इसका मतलब टी जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो दिखता है। ये जेनेटिक में समझ आएगी वैसे बात, अभी इतनी बात समझो। डोमिनेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो दिखता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो नहीं दिखता है। दिखता है मतलब जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसको हम रिसेसिव कहते हैं, जो अपना प्रभाव दिखा देता है उसको हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। इन दो चीज़ों को याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ, होमो और हेट्रो। नाउ व्हाट इज होमो, व्हाट इज हेट्रो। होमो हेट्रो का मतलब क्या होता है, जब हम होमो की बात करते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। होमो एंड हेट्रो, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो होमो में क्या होगा, अगर मैं इसको ए लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर होमो, ठीक है, दिस इज योर होमो। अगर मैं इसको ए और स्मॉल ए लिख देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख के, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ तो ये भी क्या बनेगा मेरा, होमो। क्यों बनेगा होमो, बिकॉज ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, व्हाट इज दैट, दिस इज योर हेट्रो, दिस इज योर हेट्रो। तो अब ये होमो हेट्रो को निकालने के लिए ये हमारा हार्टली प्रिंसिपल होता है, ठीक है। देखें जरा क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक बात कहूँ यहाँ पे कि ए जो है मेरा, ए को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपका कैपिटल ए को, ठीक है। कैपिटल ए को मैं लिखता हूँ पी और स्मॉल ए को लिखता हूँ मैं क्यू, लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये सिंगल एलील्स हैं, सिंगल बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब P इंटू पी स्क्वायर, Q इंटू क्यू स्क्वायर। भाई एक जो था मेरा, एक को मैं P लिख सकता हूँ और मेरे पास दो A हैं तो इसको मैं PQ लिख सकता हूँ, P स्क्वायर। इसी तरह ये आपका क्या हो गया, P स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों हमारे क्या हो गए,
अटैच हो गया, ये दोनों मेरे क्या है, होमो हो गए ना। लेकिन जब मैं इसको हेट्रो लिखूंगा, जब मैं इसको हेट्रो करूंगा, ए और ये वाला ए, इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, लेकिन 2 लिखेंगे आगे, 2pq लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 2pq लिखेंगे, इसलिए 2pq लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला, इसका वाला फॉर्मूला क्या हो गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली a जो हो गया 2k हो गया, और ये हमारा 2pq बना दिया इसने। तो ये हमारा एक बाइनोमियल इक्वेशन बन जाती है इसकी। ठीक है, ये क्या बन गया, इसकी बाइनोमियल इक्वेशन या बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया आपका p प्लस क्यू स्क्वायर का। ओके, व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शनल इंडिकेट्स द एक्सपेक्ट ऑफ इवोल्यूशन चेंजेस। इससे हम पता चलता है चेंजेस। देखो डायग्राम के अंदर ये हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, और ये हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ये निकल के आता है। अब 2pq दिक्कत क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको, क्योंकि इन्होंने ये दिस इज फॉर्म्ड, तो जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमने अगर 1 ले लिया है, तो अगर आप क्या करते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको 2pq लिया गया है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख रहा है शायद, हाँ चलिए दिख रहा है आपको, अच्छी बात है। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, P जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ A है, Q जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a है। ठीक है, अब इसने, हमने क्या यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, P जो है इज इक्वल टू 0.3 और Q जो है इज इक्वल टू 0.7, पॉइंट लगा दिया। अब आपको निकालना है कि इसके अंदर कितने परसेंटेज P है और कितने परसेंटेज U है इस पूरी पॉपुलेशन में। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ A पता है, हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ A, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a कैपिटल A, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a। तो क्या करो, इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पे। A हमारा जो हमारा ये है A, वो क्या है हमारा P, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 का स्क्वायर 9। इसी तरह यहाँ पे करेंगे इसको 3 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.42। ठीक है, और आपका ये कितना हो गया हमारा, 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49। तो अब इसको परसेंटेज निकाल लो आप, परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 9% जो मेरा हो गया वो A हो गया है, 42% जो हुआ मेरा, 42% जो मेरा हुआ वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल A स्मॉल a, और आपका 49% मेरा क्या हो गया, आपका स्मॉल a। आंसर आ गया। इसका मतलब 42% जो जितने भी लोग रह रहे हैं उसके अंदर 42% जो हैं वो हमारे क्या हैं, हेट्रो हैं। ठीक है, वो हमारे क्या है, हेट्रो डोमिनेंट है, और यहाँ पे हमारे ये होमो डोमिनेंट है 9%, और हमारे रिसेसिव कितने हैं, 49% है जो हैं वो रिसेसिव है। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में ऐसा मैंने नहीं देखा है, तानी आ भी सकता है, तो आपके पास क्या दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आप इस फ्रीक्वेंसी को पुट करके इससे फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना होमो हेट्रो क्या पूछा क्या है उसने। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि उसने पूछा क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है बेटा जी, चलें जी। नाउ 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्टलीज इक्विलिब्रियम, मतलब 5 फैक्टर्स वो हैं जो आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, इसको ध्यान रखो, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। पहला है 5 कंडीशन ऑफ हार्टलीज इक्विलिब्रियम, क्या कहता है, पहला क्या है, द फर्स्ट थिंग द पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज सो दैट चेंज चांस इज नॉट अ फैक्टर। पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए,
मतलब अगर हमें किसी बार पता करना है, वही वैक्सीन वाली बात, अगर हमें वैक्सीन पता करनी है, अगर आपने 5 आदमी वैक्सीन टेस्ट करी और पाँचों के का नुकसान हो गया, इसका मतलब यार ये वैक्सीन काम नहीं करी, वैक्सीन फेंक दोगे तुम। इसलिए क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, यानी कि 1000-2000 लोगों को टेस्ट करते हैं कि इसमें से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और कितने लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज। यानी कि अगर हमें ये पता करना है इसके इक्विलिब्रियम के बारे में, तो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, बहुत लार्ज होनी चाहिए। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए उसके अंदर, यानी कि जीन के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आना चाहिए, जेनेटिक में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पॉपुलेशन मस्ट बी आइसोलेटेड टू प्रिवेंट जीन फ्लो। अब आइसोलेट का मतलब क्या हुआ भाई साहब, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझे बात को, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब आपने एक इंसान को कोई चीज़ दी, या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि ठीक है, मैं एक बात कहता हूं कि ये एक पॉपुलेशन है, ए को मैं बी से क्रॉस कराता हूं, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू सी होनी चाहिए, लेकिन गलती से बाहर से कोई और आ गया डी और उसने इसको क्रॉस करा दिया, अब ये क्या बन जाएगा, एफ, चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब पॉपुलेशन मस्ट बी आइसोलेटेड टू प्रिवेंट जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब क्या है, जीन का फ्लो ना हो जाए, कोई और जीन ना आ जाए, इसको हमें रोकना है। तो नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब ना कोई आए ना कोई जाए, मतलब आइसोलेट नहीं किया, हमने बंद नहीं किया, तो क्या होगा, मान चले ए भाग गया और इसके डी आ गया, और अब फिर अब क्या होगा, क्रॉस डी विद ए बी क्रॉस हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी हमारी, तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एलीज का हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एलीज का टेस्ट करना है। सो when there is no change in the allele frequency, when the population said to be Hardest equilibrium, thus no evolution is occurring, कोई evolution हो नहीं रहा है। no mutation occur, जब हम इस काम को करते हैं तो इस इक्वेशन निकालते हैं, इस समय कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी हम ये इक्वेशन हमारी काम करेगी। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ये बोर्ड में भी आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स which should be considered while considering the Hartley's equilibrium principle or the equation. Mating is completely random with respect to time and space. Random होना चाहिए भाई, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, जब हम एलीज का टेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो रैंडम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रैंडम होना चाहिए। मतलब फूल वाली बात, फूल है, अब आपको टेस्ट करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इस चीज़ की, तो आप चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, वो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एवरी ऑफस्प्रिंग हैज एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल विदाउट रिगार्ड्स टू द फिनोटाइप, यानी कि कोई सिलेक्शन नहीं, यानी कि ऐसा ना हो कि आप इधर से पहुंचे और इधर तुम्हारी बारिश आ गई, इधर आपकी बाढ़ आ गई या बारिश आ गई या चीज़ें खराब हो गई, फ्रीक्वेंसी निकलेगी नहीं। यहाँ पे क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी ही नहीं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे पांचों पॉइंट जो हैं, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when migration of selection of population or other places population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाएगा, अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी बदल जाएगी। ठीक है, न्यू जीन एलीज आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड देयर इज अ लॉस फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अगर आप टेस्ट कर रहे हो और उसमें कोई नया जीन आ गया, आपने रिजल्ट जब तक निकाला तब तक कहानी बदल गई। भाई आपने कोई इक्वेशन निकाली, आपने कोई रिजल्ट निकाला, बोला हेटेरोटाइप इतने और होमोटाइप इतने हैं, अब आप पहुंचे रिजल्ट लेके, इतनी देर में पता चला कि वहाँ पे जीन म्यूटेशन हो गया या कोई कहानी बदल गई। अब जो टेस्ट कर रहा है, भाई मैं हूँ, आप मान लो, चलो मैंने आपसे बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, आप फ्रीक्वेंसी निकाल के लाए मेरे पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल के लाए, आपने ध्यान नहीं दिया कि आइसोलेशन है कि नहीं है, रैंडम प्रोसेस हुआ है, म्यूटेशन हुआ नहीं हुआ, मेरे पास लेके आया, मैंने अच्छा इतनी है, चलो मैं देख के आता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा यार ये फ्रीक्वेंसी तो बदल गई। बोले सर मैंने सही निकाली। अब तुम भी सही हो, मैं भी सही। मैं कहा नहीं, गलत आ रही है, नहीं सर मैंने निकाली। क्यों गलती क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ चुका है, यानी कि कोई ना कोई जीन का इधर उधर ड्रिफ्टनेस हो गई, यानी कि चेंज हो गया जीन, या उसके अंदर कोई जीन और आके मिल गई थी, या उसके अंदर रैंडम प्रोसेस हो गया, या उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, इसलिए हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, इसकी हम इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पा रहे। इफ द सेम चेंजेस अकर बाई चांस, अगर कोई चीज़ बाई चांस हो गई है, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट में जब पीएचडी अगर हम लोग करते थे ना, हम एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करते हैं रिपीट,
क्योंकि एक बार करने पे बाई चांस हो जाता है। इसकी हम पी वैल्यू वगैरह निकालते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है ये, कि कोई काम आप कर रहे हो बाई चांस हो गया। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ऑब्जेक्टिव में तुक्का मार के लग गया, तुक्का टॉप मार दिया उन्होंने, एक बार टॉप मार दिया, भाई साहब टॉप आ गया, ठीक है। तो अगर एक ही बार टॉप आया और बाकी बार टॉप नहीं आया, इसका मतलब क्या है, पहली बार में तुक्का मारा था उसने, पहली बार तुक्के में बन गया। मैं सब्जी बना रहे हो कोई आप, एक बार सब्जी अच्छी बना दी, अब मैं कहूँ यार बड़ी सब्जी बढ़िया बना रहा है, बड़ी सब्जी बना रहा है, तो उसने जब दोबारा बनाई खराब बनाई, दोबारा बनाई फिर खराब बनाई, फिर बार बार बनाता है खराब बनाई। इसका मतलब पहली बार जो बेटा बनाई थी वो तुक्का लग गया था, तुक्के में लग गया वो काम, ठीक है। समटाइम्स द change in Ali's frequency is so different in the new samples of population that they become a different species। यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, कोई डिफरेंट स्पीसीज बन गई। कोई बड़ी बात, आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे बात करी, इतनी देर में वहाँ पे मैं पहुँचा, मैंने कहा यार रेड कलर के फ्लावर तो तुमने मुझे रेड बताए थे, यहाँ तो पिंक कलर के फ्लावर बहुत सारे हैं, या रेड में वाइट कलर के पैचेस आ गए, चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है इसका। तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। गला सूख जाता है बार बार। द फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, देखें ये पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन है। सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, दिस इज योर इनिशियल पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन में क्या हुआ, देखो दोनों तरह की स्पीसीज हैं। द फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि कोई चेंज आया, जेनेटिक ड्रिफ्ट आया, दैट इवॉल्व्स स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेपरेटिंग फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर्मिंग अ न्यू कॉलोनी। एक छोटी नई कॉलोनी बना दी इन्होंने। क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये दो तरह की स्पीसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, दो तरह की स्पीसीज हैं, इसमें से कोई पॉपुलेशन अलग हो गई। अब अलग किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, अलग किसी वजह से हो सकती है, वहाँ बारिश आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये पॉपुलेशन वहाँ अलग हो गई। या तुम बटोर ला कहीं से, मैंने कहा बहुत सारी स्पीसीज हैं, चलो 4-5 बटोर ले चलते हैं अपने, अब 4-5 तुम घर ले आए। अब देखो, अगर मान लो हम बात करें कि ये जो हम लेके आए थे, इसके अंदर ये दो हैं और ये एक है, यानी कि यहाँ पे ये मेल और फीमेल हो गया, ये बेचारा अकेला रह गया। अब ये दो मेल फीमेल है, कमरे में बंद, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब मेल फीमेल दोनों मिल गए और ये बेचारा अकेला पड़ गया, ये तो मर ही जाएगा तनहा में, तनहा जिंदगी, क्या करेगा बेचारा तनहा रह के। लेकिन ये दोनों थे, इनके बीच में ट्यूनिंग हो गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग हो गई, इनके बीच में शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे ही, हो गए, नई पॉपुलेशन बना दी इन्होंने। ये हमारा क्या है, फाउंडर्स इफेक्ट, यानी कि इन्होंने नया फाउंडेशन कर दिया, अपना नई प्रजाति को पैदा कर दिया, ठीक है। बाई चांस द एली फ्रीक्वेंसी इन द स्मॉल कॉलोनी विल डिफर टू दी वन इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लोग थे, 8 में से 4 जो लाल थे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सब के सब क्या है, एक जैसे ही है, यानी कि यहाँ पे एक ही तरह की स्पीसीज होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदल गई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई चीज को कितनी बार मिलना, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गया, बदल गई। दिस ड्यू टू दिस जेनेटिक वेरिएशन इज लिमिटेड, इसलिए ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, लिमिटेड होता है। एक और आता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटल इफेक्ट क्या कहता है, बॉटलनेक इफेक्ट ये कहता है कि अगर एक बॉटल है, इसमें से कोई चीज हमने बाहर निकाली, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें कोई पॉपुलेशन जो है वो अलग हो गई। फाउंडर्स में एक ही तरह की बन रही है, ठीक है, इसके अंदर लेस वेरिएशन होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है बॉटलनेक इफेक्ट में, जो पॉपुलेशन थी उनमें से कुछ निकली या कुछ सरवाइव कर गई, बहुत सारी पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ सरवाइव करी और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन वैसी की वैसी दोबारा से बन गई, जैसे नोन एज योर बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। माइक्रोब एक्सपेरिमेंट शोज दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्ट विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन न्यू phenotype over few generation this would result in speciation। यानी कि क्या होगा, धीमे धीमे करके आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें से कोई चीज़ निकाली आपने, उसमें से क्या किया, थोड़ी कुछ चीज़ निकाली और निकालने के बाद उसको आपने जब ग्रो किया तो पता चला कि वहाँ पे नई तरीके की स्पीसीज आ गई या नई जनरेशन
बन गई। द नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबल्स बेटर सर्वाइवल्स आर enabled to reproduce and leave greater number of progeny। सीधी बात है यार, वही चीज़ बात मामला कह रहा है। नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, कोई चीज़ नेचुरल सिलेक्टेड हो गई, वहाँ पे क्या हो गया, उसमें जो सर्वाइव कर गई वो अपने बच्चे पैदा कर देगा। A critical analysis makes us believe that the variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or generative results in the change in frequency of the genes and release in the future generation। क्या मतलब वो बेटा जी, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड है म्यूटेशन द्वारा, यानी कि अगर म्यूटेशन होगा तो आपका वेरिएशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, ए का डीएनए और बी का डीएनए, दोनों डीएनए को मिला दिया मैंने, एक और नया तरह का डीएनए बना दिया, जैसे नोन एज रिकॉम्बिनेशन। हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। ये क्या बना देगा, ये रिकॉम्बिनेशन बना देगा। और ड्यू टू द जीन फ्लो और द जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड रिलीज इन द फ्यूचर जनरेशन। तो जैसे जैसे गैमेटोजेनेसिस बताइए आपको, गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, तो क्या होगा, इन चीज़ों से क्या हो जाएगा, आपका जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाएगा, और जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस आ जाएगा तो नई स्पीसीज बन जाएगी। नाउ अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, इतना ही इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।